गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए स्टार्ट करें। कोई और है क्या बाहर में? चलिए, कल की क्लास में एक करेक्शन कर लीजिएगा अगर किसी ने नोट किया होगा तो। हमने बात किया था कि भारत की नागरिकता अलग अलग तरीके से मिल सकती है। एक उसमें तरीका था पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण। इसके बाद हमने बात किया था कि भारत में अगर विवाह की बात करें तो विवाह के बाद हम सीधे यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। अगर विदेशों से किसी को विवाह करके लेके आए हैं तो हमारे जो स्पाउस हैं, जो विदेशी हैं, वहाँ पे सीधे भारत के नागरिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, उनको भी यहाँ पे पंजीकरण का ही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कितने साल निवास करना है उनको? 7 साल का निवास यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक करेक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, अभी तक हम इंडियन पॉलिटी की क्लास में क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 कंप्लीट हो गया है। भाग 3 हमने स्टार्ट किया था मौलिक अधिकार, उसमें आर्टिकल नंबर 12 और 13 तक पहुंचे थे, ठीक। इसके अलावा संविधान की अनुसूचियां देख चुके थे, 12 अनुसूचियां। इसके अलावा 22 भागों की चर्चा कर चुके थे, ठीक है। चलिए, कुछ प्रश्न हैं, बताते चलिएगा। विश्व का सबसे पहला और अलिखित संविधान किसको कहते हैं? ब्रिटेन के संविधान को। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भारत। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अगर इंडिविजुअल काउंटिंग के हिसाब से बात करें तो 25 भाग हैं, ठीक है। इनमें से किस भाग को समाप्त कर दिया गया है? भाग नंबर 7 है या 9 है? 7। 9 में क्या है? पंचायत के बारे में है, ठीक। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। बारह अनुसूचियों के नाम बता पाएंगे? पहला कौन सा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र। छह में अदर 4। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम था या मणिपुर था? मिजोरम है। 7 में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा। कौन कौन सी शक्तियां हैं? सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची, ठीक। 8 में भाषाएं। कितनी भाषाएं थी पहले? बाद में कितनी हो गई? 22 भाषाएं। 9 में क्या है? भूमि सुधार। असल में ये ऐसे कानूनों का संग्रह है जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जनरली इसमें भूमि सुधार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको भूमि सुधार के नाम से पढ़ते हैं। देखा जाए तो इसमें 200 से ज़्यादा कानून को डाल दिया गया है, ठीक है। कब लाया गया था? 1951 में। किस क्रम का सुधार था ये संविधान में? पहला संविधान सुधार था, ठीक है। उसके बाद में शेड्यूल 10 दल बदल के बारे में है। कब लाया गया था? 1985 में। 11वें में क्या है? पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। कब लाया गया था? 1992-93। 12वें अनुसूची में क्या है? नगरीय निकाय के बारे में है।
कब लाया गया था? ठीक है, यहां से इसके अलावा कोई और लिस्ट याद रखना था क्या? 22 भाषाएं। भाग कितने हैं? भाषाएं कितनी हैं? दोनों 22 हैं। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं? कश्मीर से शुरू करेंगे तो कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, फिर कर्नाटक में कन्नड़, फिर केरल में मलयालम, फिर तमिलनाडु तमिल, फिर आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उसके ऊपर उड़ीसा में ओडिया, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में बांग्ला, उसके बाद में असम में असमिया, उसके बाद में हिंदी, उर्दू और संस्कृत। उसके बाद में सबसे पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? नेक्स्ट कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, फिर डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये हो गई आपकी 22 भाषाएं। 22 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र, सेकंड नागरिकता, थर्ड नेक्स्ट डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में 4 के बाद में 5 है 4A। 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में, भाग 8 में यूनियन टेरिटरी, भाग 9 में पंचायत, इसके अलावा भाग 9A में नगरीय निकाय और 9B में सहकारी समिति, भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र या इससे संबंधित विशेष उपबंध। उसके बाद में शेड्यूल नंबर 11 सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। भाग 12 में फाइनेंस एवं वित्त के बारे में है। उसके बाद में भाग नंबर 13 ट्रेड एंड कॉमर्स। 14 में सर्विसेज के बारे में है। 15 में 14A बचा है। 14A में क्या है? ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण। कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए कुछ ऐसे संस्थाओं का गठन किया जा सकता है जो कि जिनका काम कोर्ट के जैसा ही है, मतलब वो कुछ डिसीजन दे सकते हैं पर उनका दर्जा कोर्ट के जैसा नहीं होगा। जैसे कि एक शब्द सुनते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित सभी मामले अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे उनका बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है, इसको कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। फैमिली कोर्ट में देखिए, फैमिली कोर्ट में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जहाँ पे कानून के जानकार होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि सामाजिक मामलों के जानकार होते हैं, जो समझौता करवाने का काम करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रॉपर कोर्ट का दर्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनके फैसले जो है वो कोर्ट के फैसलों के रूप में ही मान्यता प्राप्त होते हैं। इनके फैसलों को अगर चाहें तो फिर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इनका गठन भी किस लिए किया गया है? ताकि कोर्ट का बर्डन कम हो सके। ठीक है, 14A, फिर 15
15 में बताया गया है इलेक्शन के बारे में, 16 में SC ST OBC के बारे में विशेष प्रावधान, हाँ एंग्लो इंडियंस के बारे में भी था, आंग्ल भारतीय भी थे। एंग्लो इंडियंस का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई एक यूरोपीय मूल के रहे हैं, ठीक है। एंग्लो का मतलब है, आंग्ल का मतलब होता है यूरोपीय मूल के निवासी। सिर्फ इसमें अंग्रेज शामिल नहीं है, पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, किसी के कोई भी अगर मूल का किसी भी मूल के अगर माता या पिता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संतान को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। मतलब इनके माता पिता में से एक भारतीय हैं और दूसरे यूरोपीय मूल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 हो गया, 16 हो गया, 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 18 इमरजेंसी, 19 मिसलिनियस, 20 मिसलिनियस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारी किताब में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड तो हैं पर उस चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। इनको अगर आप देखोगे, हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं ना अपना नोट्स बनाते समय, नोट करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेते हैं, ठीक है। वैसी ही चीज़ों को मिसलिनियस करके एक प्रॉपर चैप्टर दिया गया है। संविधान के दूसरे टॉपिक में जहाँ पे उनको शामिल नहीं किया जा सका, ऐसी चीज़ों को एक अलग से चैप्टर में शामिल किया गया है मिसलिनियस नाम से। नेक्स्ट कौन सा है? 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाग 21 में टेम्परेरी प्रोविजंस के बारे में है। संविधान लागू करते समय कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको कि टेम्परेरी तौर पे लागू किया गया था, उसके बाद में शॉर्ट टाइटल्स, ठीक है। यहां तक कोई समस्या है? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो? चलिए नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे थे भारत में मूल अधिकार की। अच्छा, मूल अधिकार चर्चा करने से पहले हमने भाग से अपना कहानी शुरू किया था। भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग में से सबसे पहला भाग, भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहां पे कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल नंबर 1 से 4। आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है? राज्य क्षेत्र। कौन कौन से ऐसे एरिया होंगे जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आएंगे? आर्टिकल नंबर 2 ऐसे विदेशी राज्य या विदेशी क्षेत्र जिनको कि भारत में शामिल किया गया हो या शामिल किया जा सकता है। तीसरा, देश के भीतर, देश के भीतर या इसकी को हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन। देश के भीतर जो भी परिवर्तन होगा बाउंड्री में, नाम में, ये सभी किसके अंदर आएगा? आर्टिकल नंबर 3 राज्य पुनर्गठन के अंदर। आर्टिकल नंबर 4 संसद की शक्तियां, भाग 1 से संबंधित संसद की शक्तियां। भाग 2 क्या चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या है? नागरिकता। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 5 से लेकर के 11। आर्टिकल नंबर 5 संविधान की शुरुआत से नागरिकता के बारे में बताया गया है। संविधान जब लागू हुआ था उस समय से किसको नागरिकता मिलेगी, इसकी चर्चा कहां पे है? आर्टिकल नंबर 5 में। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता संबंधित प्रावधान। 7 में भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, और पाकिस्तान चले गए हैं तब तो हमें कोई मतलब नहीं रहता, पर अगर वहां से भी कुछ लोग अगर भारत वापस आते हैं, इनको किस तरीके से नागरिकता देंगे? आपके आर्टिकल नंबर 7 में लिखा हुआ। आर्टिकल नंबर 8 में भारतीय मूल के लोगों के बारे में है।
भारतीय मूल के नागरिक अगर विदेशों में हैं या भारतीय नागरिक अगर विदेशों में घूमने जाते हैं, उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान 8 में है। 9 में क्या बताया गया है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 में संसद किसी ऐसे कानून के द्वारा आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती जो कि विधि के खिलाफ थी। ठीक है, मतलब संसद जो है वो गलत तरीके से आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती है। और आपका आर्टिकल नंबर 11 में क्या बताया गया है? नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। उसके बाद में भाग 3 हमने शुरू किया था। भाग 3 में क्या चीज़ है? फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे आर्टिकल कितने हैं? 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल नंबर 12 किस चीज़ के बारे में बताता है? राज्य की परिभाषा बताता है। आर्टिकल नंबर 13 इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है आपका विधि की परिभाषा और एक तो था यहाँ पे विधि की परिभाषा और एक है संविधान में जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स अगर कोई ऐसे कानून संविधान में अगर कोई ऐसे कानून है या कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संविधान के आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पे 2 केसेस बताए गए हैं। एक है संविधान लागू होने से पूर्व और एक है संविधान लागू होने के पश्चात। संविधान लागू होने के बाद क्या केस है वो हमने देखा था आर्टिकल नंबर 12, 13 तक। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने एक क्लास में कवर की हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जिनको नोट करना है नोट करते चलेंगे। चलिए, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपके चैप्टर में तो 12 से लेकर के कहाँ तक बताया गया है? 35 तक। लेकिन एक्चुअल में जो राइट्स हैं कहाँ से शुरू होते हैं? आर्टिकल नंबर 14 से। ठीक है, इसके बारे में हमने ये चर्चा किया था कि भारत में अगर मूल रूप से देखा जाए तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। पहले 7 हुआ करते थे। 7वां एक कौन सा हुआ करता था? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अगर जो बचे हुए 6 मूल अधिकार हैं इनकी चर्चा करें तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हर एक फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा राइट्स हैं, इनको देखते चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हैं आप, समानता का अधिकार। पहला जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, और इस समानता को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं वो आपके आर्टिकल्स के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14, इसमें क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समानता, और इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता और दूसरा क्या है? विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है? हाँ सामाजिक स्टेटस लोगों का अलग अलग है। हाँ, उसके अनुसार कोई भी कानून रहेगा तो उसमें भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कानून के सामने चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कितना भी एक सामान्य व्यक्ति हो, दोनों को ही इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये विधि के समक्ष दोनों को समान रूप से ट्रीट किया जा रहा है, समान रूप से देखा जा रहा है। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि समाज में आपका स्टेटस क्या है, आपका पद कैसा है, वो मैटर नहीं करता है। विधि के समक्ष जब आप कानून के कटघरे में खड़े होंगे तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब है हाँ, इस पे और बात करते हैं। पहले ये बताइएगा, विधियों का समान संरक्षण इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कानून सभी को उसी तरीके से संरक्षण प्रदान करेगा
मतलब यहाँ पे स्टेटस का ध्यान रखे बिना या आपके सामाजिक स्थिति का ध्यान रखे बिना जो कानून है उसका जो प्रोटेक्शन है सभी को इक्वली प्राप्त होगा। ठीक है, कानून सभी को समान दर्जा देगा, एक जैसा ही ट्रीट करेगा और सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 14। अब इसमें आगे बहुत सारी चीजें, इसको एक एक करके देखते चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए विधि के समक्ष समानता, इसकी अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि कानून के सामने वाकई में सभी को समान दर्जा दिया जाता है? वर्तमान परिस्थितियों में अलग अलग केसेस देखते हैं आप, कभी पुलिस केस हो गया, कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के केस चलते रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विधि के सामने सबको समान दर्जा मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं? विधि के समक्ष समानता वैसे सामान्य परिस्थितियों में सभी के लिए वैसा ही माना जाएगा जैसा कि किसी ऊंचे दर्जे या कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। आर्टिकल नंबर 14 के लिए दो अपवाद कौन कौन से हैं? एक है आपका राष्ट्रपति और एक है राज्यपाल। इन दोनों को अपना ड्यूटी परफॉर्म करते समय विधि के समक्ष समानता से भिन्न इनके लिए अगर कोई भी इनका काम जो कर रहे हैं उनका दायित्व तो सिर्फ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने तक था। ठीक है, अगर इनसे बाई चांस कोई गलती हो जाती है उनके लिए इनको सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे कि सपोज राष्ट्रपति वैसे तो चोरी नहीं करेंगे, पर सपोज एक आम व्यक्ति अगर चोरी करता है और राष्ट्रपति अगर चोरी करता है तो राष्ट्रपति क्योंकि अपने पद पर था, अपने पद पर रहने के दौरान उस पर कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। वैसे ही राज्यपाल के बारे में है, उस पर अपने पद पर रहने के दौरान कोई भी अभियोग, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, सपोज इन्होंने कोई बहुत जघन्य अपराध कर दिया है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा? पहले सरकार के द्वारा इन दोनों को हटा दिया जाएगा और उसके बाद इन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कि विधियों का समान संरक्षण, ये तो आप हमेशा देखते हो कि कोई सपोज कोई किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है और मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति का कोई केस चल रहा है लैंड डिस्प्यूट को लेकर के, वहीं पे सांसद महोदय भी आ गए, उनका भी कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा था, भूमि विवाद चल रहा था, तो एक सांसद यहाँ पर पहुँच गए हैं, इनका भी केस आ गया है और एक सामान्य व्यक्ति का भी केस आ गया है। कोर्ट में सांसद महोदय क्या दरख्वास्त करते हैं कि सर मेरा जो पद है जन सेवा का काम है और मैं इस समय अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते समय बार बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा और मेरे फैसले की सुनवाई जल्दी कर दी जाए, आम पब्लिक की तुलना में मेरी सुनवाई जो है वो जल्दी कर दी जाए। क्या कोर्ट इस पर कोई फैसला दे सकता है? क्या कोर्ट ये कह सकता है कि ठीक है आपके केस की सुनवाई हम पहले कर लेते हैं? ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, विधि के अनुसार जिस केस का नंबर पहले था उसको पहले सुनवाई किया जाएगा, कोई केस अगर बाद में आए तो उसकी सुनवाई जो है वो बाद में की जाएगी। ये इस बात का प्रमाण है कि विधियों का समान संरक्षण सभी को प्राप्त है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन सभी को प्राप्त होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जैसे कि विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण, ये एक डायग्राम असल में आप फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चलाते रहते हैं ना, उसमें कुछ मीम्स शेयर होते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा मीम शेयर हुआ था जहाँ पे कुछ लोग एक मैच देख रहे थे और मैच देखने के दौरान यहाँ पे एक बैरिकेड लगा होता है मैच के बाहर में, मैच ग्राउंड के बाहर में एक बैरिकेड लगा होता है। तो उस बैरिकेड से देखने का, झांक करके देखने का कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, कुछ बच्चे। इसमें से एक बच्चे की हाइट सबसे बड़ी है, एक की हाइट मीडियम है, एक की हाइट सबसे छोटी है। तो जिनका जैसा समाज में स्टेटस है उसी के हिसाब से इनको रिसोर्सेस या संसाधन बंटने चाहिए थे। तो इस बड़े हाइट वाले लड़के को एक बड़ा स्टूल मिल गया, मीडियम हाइट वाले को मीडियम वाला स्टूल मिल गया, छोटे वाले को सबसे छोटा स्टूल मिला। क्या यहाँ पे समानता मिल पाया? क्या छोटा वाला तो अभी भी मैच नहीं देख पाएगा। ठीक है, उसकी हाइट उस बैरिकेड से ऊपर पहुंच ही नहीं पाई है, जबकि ये बड़ा वाला लड़का हो सकता है छोटे स्टूल पर खड़ा होकर भी मैच देख सकता था। विधि के समक्ष समानता तब माना जाएगा जब व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रख करके उसके हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। जैसे कि इस बड़े लड़के को छोटा वाला स्टूल दे दिए, ये मैच देखने के लिए इसकी हाइट वहां तक पहुंच गई है। मीडियम वाले को मीडियम वाला स्टूल और सबसे जो छोटा था इसको 2 स्टूल के बराबर हाइट दे दिया गया। अब ये तीनों मैच देख पा रहे हैं।
अब हम क्या कहेंगे कि विधि के समक्ष सभी को समान रूप से ट्रीट किया गया है। उनकी स्थिति को ध्यान में रख करके, क्योंकि कुछ व्यक्ति हो सकता है पिछड़े समाज से हैं, कुछ लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, कुछ लोग यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी से हैं, मतलब ये प्राकृतिक रूप से समाज के मुख्य धारा से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। इनको अगर हम समाज में वापस जोड़ना चाहते हैं तो इनको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि समाज में विधि के समक्ष सभी को समान व्यवहार करना था और समानता यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं मतलब समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को अलग करने के लिए, इस चीज की भिन्नता को दर्शाने के लिए क्या किया गया, कुछ प्रोविजंस किए गए। ये बताया गया कि कुछ लोग अगर समाज में इनकी स्थिति अगर सामान्य व्यक्तियों से भिन्न है, जैसे कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कोई गर्भवती महिला है, जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, या फिर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, या फिर किसी विशेष समाज से संबंध रखने वाले लोग हैं, SC ST OBC हैं, इन सभी को कुछ विशेष स्थितियों में विशेष आरक्षण दिया जा सकता है इनकी विशेष स्थिति को देखते हुए, ठीक है। लेकिन एक प्रोविजन क्या रख दिया गया कि ये जो संरक्षण है वो तर्कसंगत होना चाहिए। आप इसको कोर्ट के सामने प्रूफ कर पाएं कि इन लोगों को वास्तव में उस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता थी, उस प्रकार के प्रोविजंस की आवश्यकता थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, किनको हम यहाँ पे विधि के समक्ष समानता की कैटेगरी से बाहर रखेंगे। तो एक तो हमने राष्ट्रपति, राज्यपाल की चर्चा की थी। इसके अलावा कुछ विदेशी राजनयिक है, जैसे कि डिप्लोमेट्स हैं, जैसे कि भारत से जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब, वैसे ही विदेशों से आने वाले उनके डिप्लोमेट्स हो गए। इसके अलावा कुछ सांसद हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, इनको अलग अलग समय पे अलग अलग छूट दी जाती है अपना ड्यूटी ठीक से परफॉर्म करने के लिए। ये सभी लोग इस अपवाद की कैटेगरी में आएंगे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 14 के खिलाफ जा करके हम इनको कुछ ऐसे बेनिफिट दे सकते हैं जो कि आम पब्लिक को प्राप्त नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, हाँ, उसमें फौजदारी मामला चलाया जा सकता है। हाँ, महाभियोग लगा करके जब उनको अपने पद से हटा देंगे, उसके बाद उन पर आम पब्लिक की तरह केसेस चल सकते हैं। पद में रहते रहते मतलब वो फौजदारी मामला नहीं चलते? नहीं, दीवानी मामला भी नहीं, फौजदारी मामले भी नहीं चलते। असल में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई केस पॉसिबल भी नहीं है कि अपने पद पर रहते हुए वो ऐसा कोई क्राइम करें। सपोज उनसे गलती से कोई क्राइम हो जाता है तो पहले उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। असल में यहाँ पर बात व्यक्ति की नहीं है, बात पद की है, ठीक है। विदेशों में या फिर विश्व स्तर पर क्या मैसेज जाएगा कि फला देश के या भारत देश के राष्ट्रपति पर कोई केस चल रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि रामनाथ कोविंद जी के ऊपर कोई केस चल रहा है, क्या कहा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कोई केस चल रहा है। इस खराब छवि से बचने के लिए पहले उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या उनको पद से हटा दिया जाएगा, उसके बाद उन पर एक आम व्यक्ति की तरह केस चलाया जा सकता है, ठीक। हाँ, तुरंत नहीं हटा सकते, एक प्रोसेस है, महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया में अगर बहुमत उनको मिल जाता है, उनके खिलाफ बहुमत मिल जाता है, तब उनको हटाया जा सकता है, ठीक। और कुछ सर, जैसे महाभियोग के बाद राष्ट्रपति को हटाया गया ना, हाँ, और उसके बाद वो केस अगर गलत साबित होता है तो उसको फिर से उसको पद दिया जाएगा? पद दिया जा सकता है, ठीक है। अगर इस वजह से उनको हटाया गया था, किसी सिर्फ उस केस की वजह से अगर उनको हटाया गया था, तो वापस वो अपना पद धारण कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता है, अगर आपको इस डिटेलिंग तक आइडिया है, मतलब इसको आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो राष्ट्रपति का पद कुछ समय तक कौन संभालता है? जब तक राष्ट्रपति का पद खाली है तब तक वाइस प्रेसिडेंट इनका पद संभालते हैं। सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनका पद संभालेंगे। सपोज CJI भी उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सीनियर मोस्ट जज, कोई भी सीनियर मोस्ट जो जज हैं, वर्तमान में देखा जाए तो कितने जज हैं? 32 अदर हैं और सुप्रीम कोर्ट के CJI को मिलाकर के 33 जज हैं। तो हमारे पास 32 ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर खाली है
वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी खाली है और सपोज सीजीआई भी नहीं है, सीजीआई भी ड्यूटी परफॉर्म करने को तैयार नहीं है, ऐसे केस में भी हमारे पास 32 ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेंगे। किस चीज़ के लिए? राष्ट्रपति के तौर पे काम करने के लिए। ठीक है, तो सपोज जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रपति को केस के चलते अपना पद त्यागना पड़ा था कुछ समय के लिए, सपोज ये पोस्ट वेकेंट रहते ही उनके केस पर फैसला आ गया, उनका वापस टर्म शुरू हो सकता है, वो अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा करेंगे। सपोज इनको पद से हटा दिया गया था, मतलब प्रॉपर इम्पीचमेंट के थ्रू इनको हटा दिया गया था, ऐसे कंडीशन में इनको वापस अपना पद धारण करने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये चाहें तो नए इलेक्शन में फिर से जीत करके राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, एक बार महाभियोग से अगर किसी व्यक्ति को हटा दिया गया है तो दोबारा उसे अपने पद को धारण करने के लिए वापस से चुन करके आना पड़ेगा। ठीक है, भारत में अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है? किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की संभावना, मतलब ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया है। एक शायद नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर लगने की बात हुई थी, पर उनको भी उसका सामना नहीं करना पड़ा था। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 15 मूल अधिकार के अंदर आपका जो समानता का अधिकार है उसमें आर्टिकल नंबर 15 यहां पर क्या बताता है? कुछ फैक्टर्स बता दिए गए हैं जिसके हिसाब से इनको भेदभाव का निषेध किया गया है। कौन कौन से फैक्टर हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। समाज में या भारतीय समाज में या भारत देश के भीतर, भारत देश की बाउंड्री के अंदर या जहां जहां पे हम भारत को राज्य क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं, जैसे कि राज्य के अंदर हमारे स्टेट और यूटी शामिल हैं, विदेशों में हमारे कुछ एम्बेसी भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग देशों में भारत की एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब है जो जहां पे हमारे डिप्लोमेट्स, जो राजनयिक हैं, जो कि भारत और विदेशों से संबंध स्थापित रखने का काम करते हैं, वो इनकी पोस्टिंग जहां पे होती है इसको कहा जाता है फॉरेन एम्बेसी। ठीक है, इन एम्बेसी में अगर ये जो एम्बेसी होता है किसी भी विदेश में, विदेशी क्षेत्र में, वो भी भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा होता है। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी पद के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहां पे कितने फैक्टर्स बताए गए हैं? 5। क्या इसके अलावा किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 15 ये बताता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। संसद में यही 5 बातें लिखी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई छठवें आधार पर भेदभाव हो सकता है क्या? ठीक है, हो सकता है। यहाँ पर ये जो 5 चीज़ें लिखी गई हैं, इसके अलावा किसी आधार पर भेदभाव हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? निवासी प्रमाण पत्र बनाते हैं हम सब। निवास के आधार पर कई बार रिजर्वेशन रहता है। इस पर्टिकुलर जिले में, इस पर्टिकुलर जिले के ही कुछ व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये जो है भेदभाव तो है किस आधार पर? निवास के आधार पर। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 15 में शामिल नहीं है, इसीलिए इसको एक भेदभाव का एक आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 में निवास को शामिल नहीं किया गया है। इन्हीं 5 आधार पर भेदभाव का निषेध है, जबकि निवास के आधार पर वैकेंसी जब भी आती है तो हमारे लिए आरक्षण अलग से होता है। ठीक, हाँ। जन्म स्थान का मतलब है कि सपोज किसी एक एक्स पर्सन, कोई एक व्यक्ति है एक्स, इनका जन्म हुआ है दिल्ली में, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ही रहते हुए इनको एक लंबा अरसा हो गया, लंबा समय हो गया, 10-12 साल हो गया, मतलब इनका जो जाति निवासी सब कहाँ बन गया होगा? छत्तीसगढ़ का बन गया होगा। ठीक है, तो निवासी हो गए अब छत्तीसगढ़ के, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, इसका कुछ और एग्जाम्पल, मिल्खा सिंह का नाम सुने हैं? इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। इनका निवास वर्तमान में कहाँ है? मतलब भारत की भूमि के अंदर ही है। भारत के जिस जगह पे भी इनका निवास होगा वहां पे इनका निवासी प्रमाण पत्र बना होगा। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुने हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, इनका भी संबंध पाकिस्तान से था। पाकिस्तान से ही जब 1947 से 50 तक जब भारत आने का मौका दिया था, तो ये भी वहाँ से भारत आए थे। ठीक है,
तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका कि जन्म स्थान कुछ और रहा है लेकिन वर्तमान में निवास किसी विशेष जगह पर है, उस निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है इसी आर्टिकल नंबर 15 के अंदर कुछ सब क्लॉज हैं। आर्टिकल नंबर 15(1), आर्टिकल नंबर 15(1) ये था धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी 6वें 7वें आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 15(2), 15(2) में क्या बताया गया है कि राज्य या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर? इसी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, आप और हम, एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है, वो कहीं भी भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज कहीं पे बता दिया गया कि फला लिंग के व्यक्तियों को, जैसे कि 3rd लिंग के या तृतीय लिंग के व्यक्तियों को किसी दुकान, विशेष दुकान में आने का परमिशन नहीं देंगे। सपोज एक होटल है, खाना खाने के लिए सभी वहां बैठ सकते हैं। ठीक है, एक होटल है, वहां पे खाना खाने के लिए, वैसे तो ये सार्वजनिक स्थान है जहां पे सभी कोई, हर कोई बैठ सकता है, पर होटल मालिक क्या चाहते हैं कि यहाँ पे या तो कोई मेल आकर के बैठे या फीमेल आकर के बैठे, किसी भी ट्रांसजेंडर को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। क्या ये संविधान के अनुरूप है या खिलाफ है? संविधान के खिलाफ है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर किसी भी सार्वजनिक स्थान में अगर भेदभाव किया जाता है इन 5 आधारों पर, तो ये संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 15(3), जैसे हमने बताया था, समानता के अधिकार में कुछ ऐसे वर्ग हो सकते हैं जिनको कि विशेष संरक्षण की जरूरत पड़े। आर्टिकल नंबर 15(3) में बताया गया है कि संविधान चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कि एग्जाम देते हैं तो अलग से महिला कोटा होता है, बच्चों के लिए भी कोई कोटा है क्या? इनके लिए खैर कोई कोटा नहीं है। बच्चों के लिए क्या प्रावधान कर सकता है कि 1 वर्ष या 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा होगी, आंगनबाड़ी में इनको मुफ्त भोजन होगा। सभी को मिलता है क्या? सभी को तो नहीं मिलता है, बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सरकार चाहे तो अलग अलग समय पर इनके लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 15(4), 15(4) में क्या बताया गया है? समाज के एक विशेष वर्ग के लिए जो कि समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए रह गए हैं, SC ST, इनके उत्थान के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से आरक्षण कर सकते हैं। ये भी हम किस में देखते हैं? एग्जाम का जब वैकेंसी आता है तब। नेक्स्ट है आपका 15(5), कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, अगर वहाँ पे सरकार के द्वारा पैसा आता है, ठीक है, ऐसे किसी भी जगह पर हम इन कैटेगरी के लोगों के लिए आरक्षण रख सकते हैं। SC ST OBC के लिए आरक्षण वहां पे रखा जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 क्या था? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल नंबर 15 में क्या बताया गया है? 5 आधार बताए गए हैं जिनके बेस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से आधार हैं? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 आधार हैं जिनको लेकर के कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा कोई 6वां, 7वां, 8वां आधार निकलता है तो भेदभाव किया जा सकता है, उसको सरकार जो है वो ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में क्या बताया गया है? अवसर की समानता। जब भी कोई सरकारी वैकेंसी निकलता है वहां पर देश के सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी उस जॉब के लिए क्वालिफाई करने की, उस जॉब के लिए अप्लाई करने की। ठीक है, राज्य जो है वो देश के सभी नागरिकों को सरकारी जॉब के लिए, सरकारी नियोजन के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। उसके बाद में यहाँ पर भी ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 15 में जो हमने पढ़ा 5 आधार, उन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं निवास, इसका एक्सेप्शन हो जाता है। निवास के आधार पर भेदभाव अब किया जा सकता है। जैसे कि इसका अपवाद हमने लिखा ना, संसद कानून बनाकर इसमें भेदभाव संबंधी नियम तय कर सकती है। आर्टिकल नंबर 16(4) में बताया गया है कुछ पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किया जा सकता है, जैसे कि SC ST OBC। OBC में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? समाज के पिछड़े तबकों को समाज की मुख्य धारा तक लेकर के आना। उसके बाद में इन्हीं पिछड़े वर्गों के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, जैसे कि 1953 में एक बाबा काका केलकर समिति, इसका गठन किया गया था। ये किसके लिए था? OBC के लिए है ये सारा कुछ।
ठीक है। ओबीसी के लिए ये जो समितियां बनाई गई थी, केलकर समिति, इसके अलावा एक मंडल आयोग बनाया गया था और इन्हीं की सिफारिश पर 1993 से ओबीसी को भी अलग आरक्षण दिया जाता है। संविधान की शुरुआत से एससी एसटी के लिए आरक्षण था, बाद में ओबीसी को भी आरक्षण देना शुरू कर दिया गया। उसके बाद में हमने आर्टिकल नंबर 16 में ये बात किया कि कहीं भी कोई जॉब वैकेंसी है, कोई सरकारी जॉब के लिए वैकेंसी है, वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसी वैकेंसी हो सकती हैं जो कि सांप्रदायिक प्रकृति के हैं, जैसे कि सेना में पुजारी का पद हो गया। सेना वैसे तो एक न्यूट्रल है पोस्ट है जहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन पुजारी या पादरी या मौलवी एक धार्मिक पद है। पुजारी हिंदू कम्युनिटी से संबंधित होंगे, पादरी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, मौलवी मुस्लिम कम्युनिटी से। अगर सेना में अगर कोई भी ऐसा सेना के छावनी के अंदर, सेना के क्षेत्र के अंदर अगर कोई मंदिर बना है तो वहाँ पे एक पुजारी की जरूरत होगी। अब नॉर्मल पुजारी को न रख के सेना में रिक्रूटमेंट होता है अलग से, पुजारी के लिए, पादरी के लिए, मौलवी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को हम पुजारी, पादरी या मौलवी बना देंगे, ये उसी कम्युनिटी, उसी धर्म से संबंधित होनी चाहिए जिसके लिए कोई पोस्ट वैकेंट हुआ था, ठीक है। अगर पुजारी का पोस्ट है तो उसमें हिंदू व्यक्ति होना चाहिए, हिंदू में भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पूजा पाठ से संबंधित जानकारी रखता है, पादरी में भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि अपने धर्म की जानकारी है, और मौलवी भी ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसको कि अपने धर्म की जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि एक जॉब आया था जिसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना था, किसी को भी पुजारी बना दिए या मौलवी बना दिए, ऐसा नहीं होगा। ये जिस कम्युनिटी से हैं उसी से ही संबंधित व्यक्ति को यहाँ पे पोस्ट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है कि इसके बारे में अनटचेबिलिटी, छुआछूत या अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है, ठीक है। संविधान में अगर हम बात करें तो ऐसे किसी भी आचरण को दंडनीय बताया गया है। संविधान की शुरुआत में अगर हम बात करें तो जैसे कि कुछ लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को, अस्पृश्यता या छुआछूत को बहुत करीब से महसूस किया था, जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में बहुत सारी स्टोरी आप सुनते हैं कि कैसे स्कूल में एक हायर क्लास के लोग या सोसाइटी में, जिनको सो कॉल्ड हम हायर मानते हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय, ऐसे लोगों के बीच में अगर इनको पढ़ने का मौका मिल भी रहा था, वैसे तो ऐसे स्कूल होते थे जहाँ पे एक खास कैटेगरी को पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करते थे। सपोज कोई वहाँ पे जा करके पढ़ भी रहा है तो इनके लिए पानी की जो व्यवस्था होगी, सामान्य लोगों के लिए जो पानी की व्यवस्था होगी, ये लोग वहाँ पर जा करके पानी भी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक स्टोरी बड़ी फेमस है कि जा करके कहीं पे मटके से, सामान्य लोग जहाँ से पीते हैं वहीं से इन्होंने पानी पीने का प्रयास किया था, और बाद में इनको खूब बेइज्जत करके वहाँ से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। आगे चल करके ये चीज़ इनके मन में इतना घाव कर गई थी, इतनी पीड़ा थी कि बाद में इन्होंने इस चीज़ को समाप्त करने के लिए क्या किया, पूरा एक लंबा अभियान चलाया, लॉ किया, कई सारी डिग्री हासिल की, और उसके बाद में भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तक ये पहुँच चुके थे, ठीक है। तो अस्पृश्यता समाज में देखा जाए तो वैदिक काल से ही चली आ रही है, पर एक समय के बाद में हमने ये देखा कि इसका कुछ खास साइंटिफिक एविडेंस है नहीं कि ऐसा कुछ होने से आपकी सोसाइटी जो है वो समाज में बराबरी या स्थान इनको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें एक हायर क्लास की, जिनको हम कहते हैं हायर क्लास वैसे हायर या लोअर हो नहीं सकता, पर सपोज जहाँ पे हम सोसाइटी में देखते हैं एक आदर्शवादी दृष्टिकोण अलग है, पर प्रैक्टिकली जो चीज़ें समाज में है वो तो हैं, उनको हम अभी नकार नहीं सकते। तो कुछ लोग जिनको कि हायर क्लास मानते हैं, कुछ लोग जिनको कि लोअर क्लास मानते हैं। हायर क्लास के पास वैसे तो पावर ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए। क्या ऐसा समाज में क्या होता है कि अगर इन्होंने इनको छू लिया तो ये अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। लोअर क्लास के किसी व्यक्ति ने हायर क्लास के व्यक्ति को छू लिया तो अशुद्ध हो जाएंगे। क्या उनकी पावर इतनी कम है कि वो अशुद्ध हो जाएंगे? इनके छूने से ये शुद्ध भी तो हो सकते हैं। हायर क्लास ने अगर लोअर क्लास को छू लिया या लोअर क्लास ने हायर क्लास को छू लिया तो इनकी पावर इनके अंदर आनी चाहिए, ये शुद्ध हो जाने चाहिए, ठीक है। पर क्या मानते क्या है कि ये अशुद्ध हो गए, फिर गंगा जल छिड़केंगे, खूब नहाएंगे, पूरे घर को स्नान करवाएंगे, तब जाके ये खुद को शुद्ध महसूस करेंगे, ठीक है। तो क्या इनकी शक्ति इतनी कम है कि ये अशुद्ध हो सकते हैं? इनको शुद्ध करने की शक्ति नहीं है क्या इनमें? ठीक है। तो ये बड़ा ही रीजनिंग फैक्ट था जिनको कि कोई सामान्य रूप से मानने को तैयार होगा भी नहीं, अपने इलॉजिकल तर्क जरूर देंगे वहाँ पे।
और इस वजह से ये देखा गया कि संविधान में कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जो कि तर्कसंगत हों, जहाँ पे ये बताया जाए कि अगर कोई ऐसा वायलेशन किया जाता है कानून का, उनको दंड दिया जा सकता है। यही एक तरीका हो सकता है जिससे कि समाज में बराबरी लाई जा सकती थी। ठीक है, तो अस्पृश्यता के अंत के लिए, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। और ये दंड जो है वो सिर्फ यहाँ पे ये बता दिया गया है कि दंड का प्रावधान होगा, इसमें कौन से दंड मिलेंगे ये सभी अलग अलग एक्ट में बताए गए हैं, जैसे कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, इसके बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी में भी इनके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। ठीक है, संविधान में सिर्फ क्या बताया गया है कि ये जो है वो दंडनीय अपराध होगा, लेकिन इसके दंड में क्या क्या चीजें शामिल होंगी उनके लिए अलग कानून बनाए गए हैं, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 18, समानता के अधिकार अंदर ही चल रहे हैं। अभी कहां से कहां तक होना था? 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे अधिकार आपके समानता के अधिकार के अंदर ही शामिल हैं। ठीक है, ये लास्ट है आपका समानता के अधिकार में। समानता के अधिकार में एक अधिकार दिया गया, एक मूल अधिकार दिया गया कि किसी भी तरह की उपाधि जो है वो संविधान लागू होने के बाद से समाप्त मानी जाएगी। उपाधि का मतलब क्या है? कुछ टाइटल्स होते थे, जैसे कि पुराने समय में कुछ लोग राजा जी, जमींदार साहब, राय बहादुर साहब, सर की उपाधि मिलती थी। ये सब जो है वो टाइटल जो है वो अब संविधान लागू होते ही क्या हो गए? समाप्त हो गए। इसके अलावा कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जो कि जिनका टाइटल आप अपने नाम के साथ में लगा सकते हैं, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया। जैसे कि आपका नाम क्या है? राहुल, आपको पद्मश्री मिल जाता है तो आपका नाम पूरा लिखा जाएगा। कहीं भी अगर आपको इनविटेशन कार्ड मिलेगा तो उसमें लिखा होगा पद्मश्री श्री राहुल। ठीक है, तो ये जो है आपके नाम के साथ आपको सम्मान देने के लिए टाइटल मिला है। आप इस सम्मान का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आप घर के सामने, घर के बाहर अपना जो टाइटल लिखवाएंगे एक नेम प्लेट में, उस पर ये नहीं लिखवा सकते पद्मश्री श्री राहुल करके, या उस सम्मान का दुरुपयोग नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का टाइटल जो है वो संविधान लागू होने के बाद से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी उपाधि मिलती थी पहले? अंग्रेज जो है वो केसर हिंद, राय बहादुर या नाइट की उपाधि दिया करते थे। ठीक है, इसके अलावा जैसा आपने बताया सर की उपाधि हो गई, इसके अलावा राय साहब हो गया। ये सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया आर्टिकल नंबर 18 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था? समाज में सभी व्यक्ति बराबरी भी महसूस करें। ठीक है, किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, राय बहादुर राहुल जी पधार रहे हैं, और एक सामान्य व्यक्ति दीपक साहू पधार रहे हैं, तो नाम के साथ एक विशेष टाइटल लगाते ही समाज में उनको विशेष दर्जे का अनुभव होने लगता है। इस विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक, इसके एक्सेप्शन या अपवाद क्या क्या हैं? इसके अपवाद क्या क्या हैं? जैसे कि सेना या शिक्षा से संबंधित कोई उपाधि है जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है, ऐसे उपाधियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे उपाधियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेना से संबंधित कुछ उपाधियां होती है, कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, मेजर जनरल हो गया। ऐसे उपाधियों को उनके नाम के साथ जोड़ के लिखा जाता है, लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा से संबंधित कुछ आपके टाइटल हो गए, जैसे कि डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया। इन सभी उपाधियों को नाम के साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक जो है वो विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसे स्वीकार करना भी है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से राज्य के अधीन कार्यरत कोई व्यक्ति है, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको भी अगर कोई कह सकते हैं कि भेंट लेना है या उपलब्धि लेनी है या टाइटल लेना है, अवार्ड लेना है, इसके लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में ये कुछ टाइटल हम देखते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण। ये 1954 से शुरू किए गए थे, लेकिन 1977 में इसको समाप्त कर दिया गया था। 1980 इंदिरा गांधी ने इसको फिर से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो 1977 से लेकर के 80 तक भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्म विभूषण ऐसे कोई प्राइजेस नहीं मिलते थे। उसके बाद में 1980 से फिर से शुरू हुए हैं, अभी तक चल रहे हैं।
इनको अपने नाम के साथ प्रयोग करना वर्जित है। कोई आपको इनविटेशन अगर दे रहा है तो आपके सम्मान के लिए उसको यूज़ कर सकता है, आप कहीं भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कितने आर्टिकल हो गए आपके? आर्टिकल 5 कहाँ तक? 14 से लेकर के 18 तक। अब बताते चलिएगा आर्टिकल नंबर 14 में क्या था? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। एक और पॉइंट है, विधि का समान संरक्षण। इसके अपवाद क्या क्या हैं? प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, आपके राजनयिक डिप्लोमेट्स हो गए, फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए। इसके अलावा मीडिया के कुछ लोग हैं, इनको थोड़े से विशेषाधिकार मिले होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पद हैं ऐसे कुछ पोस्ट हैं जिनको कि बताया गया है कि ये विधि के समान संरक्षण से इनको इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? भेदभाव का निषेध। भेदभाव पर प्रतिबंध कितने आधारों पर है? 5 आधारों पर। कौन कौन से हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर हो सकता है। आर्टिकल नंबर 16 अवसर की समानता। कोई भी सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। यहां पर कुछ एक्सेप्शन है क्या? कुछ अपवाद हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर दे सकते हैं क्या? कोई अपवाद है? नहीं है। यहां पर किस आधार पर? निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है, या महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण हो सकता है, या फिर विशेष वर्ग के लिए कुछ आरक्षण दिए जा सकते हैं। ठीक है, SC, ST, OBC के लिए आरक्षण दिए जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पद जो कि किसी धर्म से संबंधित है, इनके लिए विशेष आरक्षण दिया जा सकता है। यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए पादरी का पद है तो किसी भी हिंदू को पादरी बना देंगे, ऐसा कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे कुछ छोटे मोटे एक्सेप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। इसके लिए अलग अलग समय पर कानून बनते रहे हैं। संविधान में सिर्फ इतना लिखा गया है कि छुआछूत अगर कहीं पे प्रैक्टिस किया जा रहा है तो ये एक ऐसा अपराध है, दंडनीय अपराध होगा। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें क्या कोई ऐसे टाइटल हैं जिनको कि वर्तमान में आपको दिया जा सकता है या एक्सेप्ट कर सकते हैं? शिक्षा से संबंधित हैं और सेना से संबंधित हैं। अगर कोई विदेशी उपाधि आपको ग्रहण करनी है, किसकी परमिशन लगेगी? राष्ट्रपति की परमिशन लगेगी। राष्ट्रपति के परमिशन से अगर वो अलाउ करते हैं तो आप विदेशी उपाधि या कोई ऐसा मेडल हो सकता है या फिर कोई गिफ्ट हो सकता है, उसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 18 तक, 14 से लेकर के 18 तक मूल अधिकार जो कि आपके समानता के अधिकार के अंदर शामिल हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेकंड जो मूल अधिकार है, क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक शामिल है। और आर्टिकल नंबर अगर 19 से अगर शुरू करें, 19 में सबसे पहले 19(1) में एक फैक्ट लिखा हुआ है, एक वाक्य की चर्चा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक का मतलब है, वाक का मतलब क्या है? बोलना, बातचीत करना, बोलने की आज़ादी है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है?
अभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना किसी भी तरीके से, चाहे बोल करके है, चाहे अपने हाव भाव से है, आपके बॉडी लैंग्वेज से है, या फिर अपनी असहमति जताकर भी आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा आर्टिकल नंबर 19 को इंट्रोड्यूस करने का? लोकतंत्रात्मक देश है, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए सभी लोगों के लिए, ये जो है वो बेसिक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। भारत कोई तानाशाही वाला देश नहीं है जहां पे आपकी जुबान पर सरकार लगाम लगा करके रखे। आप जैसा चाहें, जब चाहें, जहां चाहें बोल सकते हैं, पर ये जो अधिकार मिला है इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसके कुछ अपवाद या एक्सेप्शन दिए गए हैं। कहाँ कहाँ पे आपको ये अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो छीनी जा सकती है। ठीक है, अब इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को कहाँ कहाँ पर छीना जा सकता है ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 19(2) में। आपके बोलने से या आपकी अभिव्यक्ति से अगर देश की सुरक्षा पर खतरा होता है, ऐसी कंडीशन में आपके इस अधिकार को छीना जा सकता है। वैसे ही अगर आपके बोलने से पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था खराब होती है, दंगे फसाद जैसी सिचुएशन होने लगती है, आपके बोलने को लगाम लगा सकती है, आपकी बातों पर सेंसरशिप कर सकती है सरकार। अगर आपकी बातों से, आपके अभिव्यक्ति से विदेशों के साथ हमारे जो संबंध हैं वो खराब होते हैं। सपोज आप पब्लिक मंच पर खड़ा होकर के यूएसए के बारे में अनाप शनाप बात करना शुरू कर दें और ये चीज़ यूएसए को पसंद नहीं आती है, वो कंप्लेन करेंगे भारत से कि आपके पब्लिक प्लेस पर हमारे साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अगर सरकार मॉनिटर करती है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकती है, आर्टिकल नंबर 19 उससे छीन सकती है। वैसे ही शिष्टाचार, पब्लिक प्लेस पर पता चला आपको बोलने की आज़ादी है, राह चलती लड़कियों से आप भद्दे कमेंट्स कर दिए, ये क्या बोलने की आज़ादी के अंदर है क्या? नहीं है। ठीक है, आप समाज में अगर हैं, समाज में शिष्टाचार या व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर सरकार चाहे तो आपके बोलने की आज़ादी पर लगाम लगा सकती है। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय में सपोज दो पक्ष खड़े हुए हैं, एक पक्ष के खिलाफ फैसला आएगा, ये तो जाहिर सी बात है, एक पक्ष के फेवर में आएगा तो दूसरे पक्ष के खिलाफ में फैसला आएगा। जिसके खिलाफ में फैसला आएगा गुस्सा तो होगा ही, सामने खड़े होकर के जो जज साहब हैं उनको भद्दी भद्दी गालियाँ सुनाने लग गया। न्यायालय की अवमानना, तुरंत उसको जेल में डाला जाएगा, पहले उसको सिखाया जाएगा डंडों से और उसको ठीक से सिखाया जाएगा कि आपने एक फंडामेंटल राइट जो आपको मिला था उसका उल्लंघन किया है। मानहानि, मानहानि सुनते हैं हमेशा, डिफेमेशन का केस दर्ज कर देते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग। ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके ऊपर बिना किसी सबूत के आरोप लगा देता है जिससे कि उनका समाज में उनका नाम और उनकी छवि खराब होती है, इसको क्या कहा जाता है? मानहानि कहा जाता है। अगर आपके बोलने से किसी व्यक्ति की मानहानि होती है, वो व्यक्ति भी इसको लेकर के आपके अधिकार को चुनौती दे सकता है और आपके अधिकार जो है वो छीने जा सकते हैं। अगर आपकी बातों से, आपके हाव भाव से या फिर आपके एक्सप्रेशन से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा होता है। जम्मू कश्मीर में खड़े होकर के जम्मू कश्मीर के लोग एक अलग देश की मांग करने लग गए। ये क्या है? भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा है। जैसे कि हैदराबाद में खड़े होकर के वहाँ के निज़ाम हैदराबाद की अलग डिमांड करने लग गए, संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो गया। ठीक है, गुजरात, जूनागढ़ अलग राज्य चाहते थे, उसके लिए सपोज पब्लिक मंच पे आकर के भारत के खिलाफ बात करने लगे, संप्रभुता और अखंडता पर खतरा है। छत्तीसगढ़ में कोई सरकार है, चाहती है कि अलग देश बने, सभी को अपने साथ मिलाने के लिए एक मंच पे खड़े होकर के भारत के या केंद्र सरकार के खिलाफ बात करने लगती है, संविधान के खिलाफ बात करती है, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा है। ऐसे किसी भी केस में हमारे आर्टिकल नंबर 19, हमारी जो आज़ादी है बोलने की, अभिव्यक्ति की, उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, तो मतलब उसमें अपोजिशन के लोग हैं, अगर वो लोग मतलब बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा है, अच्छा है, मतलब सरकार की आलोचना कर रहे हैं और उससे मणिपुर में मतलब हिंसा भड़क रही है और तो उससे हिसाब से मतलब उन लोग पर भी तो लगा सकते हैं। लग सकता है, लगाना भी चाहिए, लेकिन जब वर्तमान सरकार विपक्ष में आएगी उनको भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर
आपके हमारे लिए ख़राब हो रहा है। आम पब्लिक का देखा जाए तो जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इन वीआईपी लोगों के लिए है। 2-4 हज़ार लोगों की मृत्यु अगर हो जाती है तो इससे कुछ खास जनसंख्या में फ़र्क पड़ेगा नहीं। सर वो लोग अपोजिशन में है तो उन लोगों को बोलने का अधिकार है, लेकिन ऊपर सिस्टम पूरा बिगड़ गया तो उनको नायक मूवी देखे हैं? नायक मूवी कौन था वहाँ पे विलन? अमरीश पुरी। अमरीश पुरी जब दंगे होते रहते हैं तो एक व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर शायद फ़ोन करता है उनको, सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, आप कहें तो कार्रवाई कर सकते हैं। अमरीश पुरी क्या कहते हैं? कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, कुछ लोग कुछ लोग की जान जाती है तो जाने दो, कुछ लोग वहाँ पे जो है हमारे छात्र नेताओं वाले हैं, कुछ लोग हमारे राजनीतिक, कुछ लोग हमारे जाति के वाले हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये आदेश किसका था? सीएम का था। ठीक है, चाहते तो क्या कर सकते थे? एक आदेश देते, तुरंत वहाँ पे पुलिस की तैनाती होती, पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जो भी बटालियन तैनात है उनको वहाँ पे मतलब तुरंत उनका डिप्लॉय किया जाता और सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकता था। लेकिन राजनीति में कभी भी वहाँ पे आम पब्लिक के केवल आपकी भावनाओं के साथ खेला जाने का प्रयास होगा। आपकी भावनाएं और आपका वोट, यही चीज़ चाहिए उनको। आप भावनाओं में बह करके उनको वोट तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद एक बार चुनाव जीतने के बाद न तो आपके अस्तित्व का उनको ख्याल है, न तो आपको भावनाओं का ख्याल है। अगर ऐसा होता तो अभी छत्तीसगढ़ में वैकेंसी कितने सारे पेंडिंग हैं। लोग चाहते भी हैं कि वैकेंसी आए, पर क्योंकि यहाँ पे राजनीति इन्वॉल्व है, भाई अभी वैकेंसी ले आए, अगला टर्म जीतने के बाद क्या लेके आएंगे, या जब आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता लगने से पहले क्या घोषणाएं करेंगे। ये सारी चीज़ें अब अगर हम देखें तो राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको बेनिफिट देने वाली है, आम पब्लिक के लिए यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? किया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम कंट्रोल ना कर सकें। सरकार के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो चाहें तो बिल्कुल एक दिन में या कुछ घंटों में ही वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक और सिचुएशन हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो विदेशी क्षेत्र हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ से कुछ लोग माइग्रेट करके या फिर कह सकते हैं कि चोरी छुपे भारत के बॉर्डर के अंदर एंटर कर जाते हैं। आपको लगता है कि अगर सरकार चाहे तो उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती? आसानी से कर सकती है। अगर अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ है कि कुछ लोग अगर आपकी बॉर्डर पे सेंध लगाकर भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो दो लोग निकम्मे बैठे हैं, या तो हमारे देश की सेना निकम्मी बैठ गई है, या तो हमारे देश की सरकार। सेना है क्या? सेना को जो ऑर्डर मिलेगा फॉलो करेगी। सेकंड, सरकार चाहती थी कि कुछ लोग एंटर करें, इसीलिए वो एंटर कर पाए हैं। ठीक है, इससे किसको बेनिफिट हो रहा है? सरकार को बेनिफिट हो रहा है। सरकार को किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है? सीधी सी बात है भाई, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। जिन लोगों को उन्होंने भारत की सीमा के अंदर लेकर के आए हैं, कुछ समय बाद वही लोग उनका वोट बैंक बन जाएंगे, वही लोग उनको वोट देंगे। जिस सरकार के समय उन्होंने बॉर्डर पार करके भारत के अंदर प्रवेश किया था, वो उन्हीं का ही फेवर करेंगे, आगे चल करके उन्हीं को ही वोट देंगे। ठीक है, तो संविधान पढ़ते समय ऐसे कई मामले आएंगे जहां पे आपको लगता है कि ये संविधान का उल्लंघन है, पर उसका उल्लंघन सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे राजनीतिक अक्षमता है। राजनीतिक रूप से अगर चाहें तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पर जहाँ पे करने का मन ही ना हो फिर वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 समझ गए? आर्टिकल नंबर 19, अच्छा 19 का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे, किसी भी किताब से जब पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से है। 19(1), 19(2), 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद में 19(1)A, B, C, D, E, F, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे जो 19(1), इसके अंदर ही ये सारे प्रोविजंस हैं। 19(1) के अंदर क्या क्या है? A, B, C, D, E, F करके इसके और सब क्लॉज हैं। अब इन्हीं हर एक क्लॉज का जो अपवाद है या एक्सेप्शन कहाँ पे दिया गया है? 19(1) के लिए, 19(1)A के लिए एक्सेप्शन कहाँ पे है? 19(2) में, 3 के लिए B में, 4 के लिए C में, 5 के लिए D और E में है, या इस तरीके से है।
5 के लिए यहाँ पे डी में, 6 के लिए ई में और 7 के लिए एफ में। इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। 19(1) ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे आपके मौलिक अधिकार बताए गए हैं। इसका अपवाद कहाँ पे बताया गया, एक्सेप्शन कहाँ पे बताया गया है, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। ठीक, 19(1) ए में क्या बताया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो कहाँ बताया गया है, 19(2) में। ए बी सी डी ई में अधिकार है, 19, 2, 3, 4, 5, 6 में अपवाद हैं। ए बी सी डी ई में क्या है, हमारे अधिकार हैं। 2, 3, 4, 5, 6 इसमें क्या है, अपवाद हैं। ठीक, 19(1) बी, 1 ए में क्या था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 1 बी में क्या है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार, या सिंपल सा कहें कि आम पब्लिक को सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन किस तरीके का, शांतिपूर्ण हो और बिना हथियारों के हो। यहाँ पे क्या क्या अधिकार हैं, चाहे तो जुलूस निकाल सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है, आम सभा होता है, वहाँ पे उस तरीके का कोई मीटिंग या बैठक कर सकते हैं, या यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो। शांतिपूर्ण का कहने का मतलब है कि वो जो बैठक थी दंगे फसाद के लिए या फिर लोगों को उकसा करके ना बुलाई गई हो। और दूसरी चीज़, बिना हथियार के, मतलब ऐसा नहीं है कि AK-47 और तलवार लाठी भाला लेकर के वहाँ पे मीटिंग करने चले गए हैं और जैसे ही लोगों को भड़काने का एक मौका मिला भड़का दिए और वहाँ पे दंगे शुरू हो गए, लोग आपस में ही मारकाट मचाने लग गए। इन सभी को मतलब कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए ये दोनों प्रोविजंस रखे गए हैं। शांतिपूर्ण बैठक होनी चाहिए और बिना हथियारों के होनी चाहिए। इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, अगर पब्लिक ऑर्डर या लोक व्यवस्था भंग हो रही हो तो हमारे ऐसे किसी भी मीटिंग का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर सकती है सरकार। दूसरा, अगर भारत के संप्रभुता और अखंडता पर कोई भी खतरा मंडराता है, ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल नंबर 1B हमारा जो सम्मेलन का अधिकार है इसको समाप्त किया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में एक जनरल सा चीज़ है, आर्टिकल नंबर 144, बहुत न्यूज़ में सुने हैं आप, धारा 144। खास करके जो जिनको पता भी नहीं था उन्होंने कब इसको सुना है, कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे कई सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे धारा 144 लगा देते थे। इसके अलावा अगर कहीं पे दंगे फसाद वाली सिचुएशन है वहाँ पर क्या लगा देते हैं, धारा 144। जैसे कि जब आपके जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, उस समय भी वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में धारा 344 लगा दी जाती है। इसके अंतर्गत क्या प्रोविजंस होते हैं, किसी भी तरीके के जुलूस या मीटिंग का आयोजन करना है वहाँ पे सरकार का अनुमति लेना पड़ेगा। या फिर एक और प्रोविज़न होता है कि कुछ लिमिटेड नंबर्स, जनरली कहा जाता है कि 2 या 4 से ज़्यादा लोग यहाँ पे एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर है, आपका धारा 144 के अंदर। इससे ज़्यादा अगर लोग खड़े हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1B क्या था, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार। कौन कौन से अपवाद है, किन आधारों पर इसको बैन किया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर और भारत की संप्रभुता अखंडता। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 1C, 19(1C, आपको किसी भी तरीके का संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी है। भारतीय नागरिक अगर हैं, आपको आर्टिकल नंबर 19 के अंदर एक और मूल अधिकार मिला हुआ है, 19(1C के रूप में आपको किसी भी तरीके का यूनियन या संघ बनाने की आज़ादी है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल क्या है, मजदूर संघ हो गया, छात्र संघ हो गया, फैक्ट्री में वर्कर्स यूनियन हो जाता है। जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये क्या बनाते हैं, व्यापारियों का एक संघ बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी किसके अंदर मिलती है, 19(1C के अंदर में। इसके भी अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, किन आधारों पर इसको बैन किया जा सकता है, लोक व्यवस्था, सदाचार, संप्रभुता और अखंडता। मान लीजिए कुछ अलगाववादी लोग हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम एक यूनियन बनाना चाहते हैं, नक्सलियों को भर्ती करेंगे इस यूनियन में, आतंकवादियों को भर्ती करेंगे इस यूनियन में और देखेंगे कि उनसे क्या काम लिया जा सकता है। ऐसा कोई यूनियन बनाने की परमिशन मिलेगी क्या, नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो
ऐसा कोई भी वजह, कोई भी ऐसे कारण जिनसे भारत की लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर या सदाचार या संप्रभुता, अखंडता इस पर खतरा होता है, ऐसे किसी भी केस में सरकार आपका ये अधिकार भी छीन सकती है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 1D, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार, इसको कहते हैं अबाध संचरण का अधिकार, बिना किसी बाधा के घूमने का अधिकार। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अलग राज्यों में घूमने जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। भारत की भूमि के अंदर, भारत की सीमा के अंदर जहाँ कहीं भी आपका मन है आप घूमने के लिए जा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि आपका क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद कहने का मतलब है कि अपने लोकल एरिया से बहुत ज़्यादा लगाव होना। अगर सपोज आप गए हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपके साथ वहाँ पे जो प्रॉपर मराठी लोग हैं, अगर आपके साथ ये कह करके भेदभाव करते हैं कि आप बाहर से आए हुए लोग हैं, ऐसे कंडीशन में क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि आपको संविधान के द्वारा ये अधिकार मिला हुआ है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक, इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है? 19(5) में लिखा गया है, अगर साधारण जनता के हित में है, ऐसी कंडीशन में ही आपको घूमने का अधिकार मिलेगा। अगर उनके हित, यहाँ पे उनके हितों को, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कुछ जनता निवास करती है और उनके हितों का उल्लंघन होता है, ऐसे केस में आपके घूमने के अधिकार को भी, आपके आबाद संचरण के अधिकार को भी यहाँ पर बैन किया जा सकता है। दूसरा है अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम सुने हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कुछ जनजातियों के नाम बता दो। सेंटिनलीज, एक है शोम्पेन, एक है जरावा, एक है ओंग, एक है सेंटिनलीज। सेंटिनलीज, इन सभी जनजातियों का अस्तित्व क्या है? खतरे में है। इनका जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, बहुत कम है, खास करके सेंटिनलीज जनजाति का। अगर मान लीजिए पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड को हम क्या बना देते हैं? टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं, भर भर के टूरिस्ट वहां से जा रहे हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिए इनके लोकेशन को, जहां पर खास तौर पे ये लोग निवास करते हैं, इनके उस लोकेशन को भी हमने क्या बना दिया? टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। ऐसे केस में यहाँ पे भर भर के लोग यहाँ से जाएंगे, भारत भर से यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाएंगे और इनकी जनसंख्या पर क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। जैसे कि इनकी जो संस्कृति है वो खत्म होने लगेगी। ठीक, इनकी संस्कृति समाप्त होने लगेगी। भाई हो सकता है कि आपके जीन्स और टी शर्ट को देख करके ये भी जीन्स और टी शर्ट पहनना शुरू कर दें। ठीक है, उनका जो सांस्कृतिक परिधान था वो लिप्त होने लगेगा। दूसरी चीज़, हम जैसे जितने भी लोग हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, हमारी इम्यूनिटी या हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इस निवास स्थान के आधार पर डेवलप हो चुकी है। हम यहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट के कांटेक्ट में हैं, उसके खिलाफ हमारी बॉडी अब रिएक्ट करना शुरू करती है। ठीक है, हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो इस हिसाब से डेवलप हो चुकी है या हो जाती है कि आप कहाँ निवास कर रहे हैं। क्या उनके अंदर भी वही सेम चीज़ है? नहीं है, वो अभी एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट में जी रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर वैसी डेवलप नहीं है जैसे कि आपके या हमारे अंदर है। आपके हमारे कांटेक्ट में आते ही हो सकता है कि इनके अंदर कुछ ऐसे इन्फेक्शन मौजूद हो जाएं या फिर चले जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, जो कि अभी तक इससे पहले उन्होंने कभी भी फेस नहीं किया था। इससे क्या होगा? उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से विशेष क्षेत्रों पर आपके आवागमन को या फिर आपके घूमने फिरने का आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, आप कहीं भी देश में ये कह करके नहीं घूम सकते हैं कि आपके पास भारत में घूमने की आज़ादी है। ठीक है, जैसे कि आपका एक और एग्जाम्पल हो गया, आर्टिकल नंबर जब 370 लागू था पाकिस्तान में, यहाँ पर लिमिटेड लोगों को ही कई बार कहीं पे टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म के लिए एक कह सकते हैं कि अलॉटमेंट सिस्टम होता है। मतलब कितने लोग एक समय पर उस जगह पर घूमने के लिए जा सकते हैं, अनलिमिटेड लोग वहाँ पे घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। ये सब किस चीज़ को ध्यान में रख करके किया जाता है? वहाँ की लोकल डाइवर्सिटी को, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के पॉपुलेशन अगर माइनॉरिटी में है या फिर अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोग हैं, ऐसे क्षेत्र में लिमिटेड लोगों को ही एक बार में आवागमन या फिर पर्यटन के लिए वहाँ पे अलाउ किया जाता है, परमिशन दिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 1E, आर्टिकल नंबर 19(1)E, भारत में कहीं भी निवास करने, यहाँ पे क्या था, घूमने की आज़ादी थी, यहाँ पर निवास की आज़ादी की बात की जा रही है। भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसके एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आपके बसने से वहाँ की जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या कोई अनुसूचित क्षेत्र या पर्यावरण की दृष्टि से कोई संवेदनशील क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर हम क्या करेंगे, आपके बसने के अधिकार को बैन कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, जब जम्मू कश्मीर में 370 लागू था, उस समय जम्मू कश्मीर में भी आम पब्लिक को बसने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में 19(1)F संपत्ति का अधिकार था, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। कहाँ रखा गया है इसको, 300A, आर्टिकल नंबर 300A में। संपत्ति का अधिकार आपके संविधान में 2 जगहों पे वर्णित है। कहाँ कहाँ पे, एक तो हमने बात किया 19(1)F में, इसके अलावा एक और जगह है कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 31 में। दोनों ही जगहों पे संपत्ति का अधिकार बताया गया था। दोनों को हटा करके, आपके मूल अधिकार से हटा करके कहाँ रख दिया गया, 300A में। अब ये आपके लिए कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, पर मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अभी बसने की स्वतंत्रता मतलब है ना, ऑब्वियस है। आर्टिकल 370 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको पता है कि भारत में एकल नागरिकता है। जब 370 लागू था तो दोहरी नागरिकता थी सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए, मतलब आप वहाँ पर जाकर के नागरिकता नहीं ले सकते थे। अब क्योंकि पूरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है वहाँ पे दोहरी नागरिकता का, ठीक है, बसने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति को है। देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जा करके वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। नेक्स्ट है 19(1)G, व्यापार और रोजगार की स्वतंत्रता। आप इसको कह सकते हैं कि काम करने की आज़ादी, अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करने की आज़ादी, व्यापार, वाणिज्य या रोजगार की आज़ादी है। अब इसमें तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसको कि हमें बहुत समझना पड़े। इसका एक्सेप्शन समझ सकते हैं, हम घर में गोला बारूद बनाएंगे, इसी का व्यापार करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। रीज़न क्या है? सामान्य जनता के हित इससे खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हम अपने घर में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, कहीं से न्यूक्लियर फ्यूल जुगाड़ कर लिए, अब घर में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। क्या आप इसके लिए टेक्निकली क्वालिफाइड हैं? नहीं है। आपके इस काम को सरकार प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है, क्योंकि आपके पास उस चीज़ के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है। ठीक, आप चाहते हैं कि मैं अपने अलग से रेलवे ट्रैक बिछाऊंगा, आप अपने घर से लेकर के कोचिंग तक अलग से रेलवे ट्रैक बिछाना चाहते हैं, ज़मीन वगैरह सब खरीद लिए, पैसा भरपूर है आपके पास, अंधा पैसा है, क्या सरकार अलाउ कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उस फील्ड में राज्य का एकाधिकार है, नियंत्रण है। ठीक है। 19(1)G क्या क्या बताता है? आपको काम करने की आज़ादी तो है, पर ऐसे फील्ड में काम नहीं करेंगे जिसको करने से आम जनता के हित खराब होते हैं, उनका उल्लंघन होता है, या ऐसे काम जिसके लिए कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए थी आपके पास नहीं है, या ऐसे काम जिनके लिए राज्य सरकार ने एकाधिकार रखा हुआ है, राज्य सरकार का पूरा कंट्रोल है, राज्य का कंट्रोल है, राज्य सरकार नहीं कहना चाहिए, राज्य का पूरा कंट्रोल है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनका कंट्रोल अगर है, ऐसी सिचुएशन में हम उस फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आप 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 हम कवर कर चुके हैं, आगे हम थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।